लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था कल, वो क्या था? हमारा देश भारत, ठीक है। तो ये हमारा देश भारत, हमने कई सारी भौगोलिक संरचनाएं भी देखी। क्या आप लोगों ने घर जाके एटलस में इनको सर्च किया था? अच्छा मैम, ऐसा भी करना होता है क्या? हमको तो नहीं पता था। किसी ने सर्च किया था? कोई सिंगल वन पर्सनालिटी है ऐसा? बहुत सारी संरचनाएं देखी थी ना हमने। कहाँ पनामा है, कहाँ हिमालय है, कहाँ बृहद हिमालय है, कहाँ शिवालिक है, कहाँ काराकोरम लद्दाख जास्कर है, कहाँ हमने देखा सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज है, या फिर हम ब्रह्मपुत्र गंगा की बात कर रहे थे। महानदी कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, उसके नीचे हमने बात की थी कृष्णा कावेरी, ठीक है। नर्मदा तापी की बात की थी, बीच में सतपुड़ा है, तो कहाँ है सतपुड़ा? आपने देखा किसी ने? ये सारी भौगोलिक संरचनाएं होंगी जो हमने बोल दी। कोई बात नहीं, ये करना होता है घर जाके, ठीक। ये हम आपको बता दें थोड़ा सा, ये करना होता है घर जाके, ठीक है। इस पर थोड़ा वर्क किया करो। एक और चीज़ क्लियर कर दें थोड़ी सी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टॉपिक कंप्लीट करके ही जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो चीज़ क्या करनी होती है, मैंने जैसे कल भी बोला था कि आप लोग चाहे रफ पेज में ही सही, लेकिन लिखते चलो। लिखने से क्या होता है भाई, यूपीएससी सीएससी जिसके लिए आप आते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो होता है लिखने से। पढ़ने से क्या होगा, हो सकता है आप महान हो जाए, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक और चीज़, बहुत ही छोटी सी बात बोलेंगे और बहुत बड़ी होगी, जिसको समझ में आ जाए बहुत ही अच्छी बात। छोटी सी बात ये है कि ध्यान के बिना आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन ध्यान के बिना आप लिख नहीं सकते। ध्यान के बिना आप पढ़ तो सकते हैं, ध्यान के बिना आप लिख नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि लिखो जरूर। जब तक आपको ध्यान नहीं आएगा आगे लाइन लिखनी क्या है, तब तक आप कैसे करेंगे? और पढ़ने में क्या होता है, कई बार पूरा पेज पढ़ के चले जाते हैं हम, और लास्ट में लास्ट लाइन पे हमें समझ में आता है हमने पढ़ा क्या इस पेज में, क्योंकि हमारा दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था कि कल पिज्ज़ा खाएंगे, कल पार्टी, किसी का बर्थडे है दोस्त का, हम उधर जाएंगे। लास्ट में पता चला अरे ये वाले पेज में क्या पढ़ दिया हमने। फिर ऊपर जाते हैं तो एक भी लाइन ऐसी नहीं लगती कि हम पढ़ के नीचे आए हैं, ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं, फेमिलियर हुए नहीं एक भी लाइन से। तो दैट मीन्स है कि ध्यान के बिना आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन ध्यान के बिना आप लिख नहीं सकते हैं। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। इसको ट्रेन करो किसके लिए? लिखने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। हर एक चीज़ पे जब तक ध्यान नहीं लगाएगा तब तक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लिखने की करते रहा करो। यहाँ जो पढ़ाया है घर में जाके एक एक पेज ही तो होता है, अभी एक एक पेज है, बहुत आराम से आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से आप इसको यूजफुल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक एक पेज को तो आराम से लिख सकते हैं, एक एक पेज है, लिखते चला करो। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या टॉपिक है भाई? जलवायु। क्या टॉपिक है? जलवायु। ये हमारा 6वीं क्लास मतलब 6th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक होगा। टॉपिक क्या है भाई? जलवायु, ठीक है। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वैसे हर जगह बताते हुए चल रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताया होगा क्या और क्यों। वैसे होता हमेशा यही इंपॉर्टेंट है, क्या और क्यों। तो जलवायु क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए, और क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या है की बात अगर हम करें तो छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। एक तो मौसम की बात करते हैं हम। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? मौसम से करते हैं। मौसम होता क्या है भाई? मौसम है क्या? मौसम दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे भाई? मौसम बोलेंगे। ये बात हो रही है किसकी? दिन और प्रतिदिन, ठीक है ना। दिन और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे क्या है? दिन और प्रतिदिन जो वायुमंडल में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी देखो गर्मी है लेकिन बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि कैसा मौसम लग रहा है बाहर का? अभी बसंत का मौसम दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी दिख रहा है, उस तरीके से बात करें। कभी क्या होता है, बादल, घने बादल छा जाते हैं, तो घने बादलों के चक्कर में क्या होता है भाई, घने बादल छा जाएंगे तो हमें लगेगा वर्षा होती है, थोड़ी देर में ही वर्षा होने लग जाती है, फिर क्या होता है, धूप निकलने लग जाती है। तो ये आज का मौसम हो गया, कल का मौसम हो गया, दिन प्रतिदिन जो चेंजेस आ रहे हैं इनको ही हम क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे।
एक स्थित मतलब अगर हम बात करें एक स्थिति, कोई भी एक प्लेस की, कोई भी एक स्थिति की लंबे समय तक, मौसम की जो हम लंबे समय तक मतलब गणना करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको ही हम जलवायु कहते हैं। कहने का मतलब है हमने 10 साल 15 साल चेक किया कि भारत में मौसम कैसे बदल रहे हैं, मौसम कैसे बदल रहे हैं, कहने का मतलब दिन और प्रतिदिन क्या क्या परिवर्तन होते जा रहे हैं, उसी हिसाब से हमने क्या किया, भारत को एक जलवायु क्षेत्र में बांट दिया। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं कि हमारे, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, हम अपने गोला की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी को कुछ जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, सभी को पता होगा। अब तो मैं कई बार बना चुकी हूँ। अगर हम बात करें विषुवत रेखा, दैट मीन्स इक्वेटर, इक्वेटर से हम कर्क रेखा और मकर रेखा तक के अगर हम क्षेत्र को देखते हैं तो वो कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और कर्क रेखा से हम ऊपर जाते हैं किसमें, 66.5 मतलब आर्कटिक वृत्त में, तो कौन सी है, शीतोष्ण। और आर्कटिक वृत्त से हम 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं तो कौन सी है, शीत। सेम क्या होता है, नीचे भी प्रोसेस चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम प्रोसेस चलता है। मतलब मकर रेखा जो 23.5 है, वहां से हम कौन से वृत्त पे जाते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त जो कि 66.5 है, वहां की जलवायु कैसी होगी, शीतोष्ण, शीतोष्ण। क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये देखो 0 डिग्री, हम इतना ही लिखेंगे, ऊपर वाला सबको पता है कर्क होता है 1.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इधर क्या होता है, मकर होता है, ये मकर होता है, ये कर्क होता है, ठीक है। ये आर्कटिक होता है ऊपर वाला, ये 66.5 होता है, 66.5 होता है। ये क्या होता है, अंटार्कटिक होता है, 66.5 होता है। यहाँ की जो जलवायु होती है पूरे क्षेत्र की, ये कौन सी होती है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये जो कर्क रेखा से यहाँ आर्कटिक वृत्त की जलवायु होती है, ये होती है शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय आप लगा लेंगे। ऊपर वाली जो होती है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव तक होती है, जो उत्तरी ध्रुव कितना होता है, 90 डिग्री, यहाँ तक जो होती है, इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पर देखेंगे, ये वाला शीतोष्ण होगा, ये जो हम देखेंगे ये हमारा शीत होगा, जो हमारा 90 डिग्री होगा, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर होगी बात? हाँ। उष्णकटिबंधीय, अरे वो हम आगे देखेंगे। उष्णकटिबंधीय अभी फिलहाल जो हमारा एनसीईआरटी ने जो बांटा है वो इतना ही है, ठीक है ना। उपोष्णकटिबंधीय भी देखेंगे, तुम लोग टेंशन नहीं लो, उतनी टेंशन लेने की बात थोड़ी ना है। उसमें तो हम बहुत सारी चीज़ें भी देखते हैं, व्यापारिक पबने वगैरह भी देखते हैं, ऐसे धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, ठीक है। 7th क्लास में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी बस इसको कंप्लीट करने पे जैसे ही 7th पे आएंगे आप लोग देखेंगे बहुत कुछ बदल गया, ठीक। अब देखो ये जो हमारा, किसी को छापना तो नहीं था भाई, नहीं ना, ठीक है। अब मौसम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की, इंडिया में कितने मौसम, जो मौसम देखने को, कोई लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया की क्यों, मौसम तो हर जगह चेंज हो रहे होंगे, तो नहीं, मौसम हर जगह चेंज नहीं होते। आप इंडिया वाले हैं जो 3-3, 4-4 मौसम का आनंद ले पाते हैं। आप साइबेरिया, रूस वाले लोगों से पूछिए जरा, वो साल भर जमे रहते हैं, उनको नहीं पता गर्मी क्या चीज़ होती है, ठीक है। आप विषुवत रेखा वालों को देखिए जरा, उनको नहीं पता सर्दी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा भारत है ना, हमेशा हम बोलते जाते हैं बहुत ही महान है और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम यहाँ पे रहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मौसम की अगर हम बात करें तो ये 3, 4, 2 में डिवाइड है। अब ये है क्या, बात कर लेते हैं। पहला जो है ये हमारा होता है गर्म मौसम, गर्म मौसम, हाथ में आ जाता है यार मेरे, गर्म मौसम जिसको हम गर्मी बोलेंगे, गर्मी। ये अपना होता है ठंडा मौसम, जिसको हम सर्दी बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम,
ठीक, गड़बड़ हो गया, पहले लिख दिया तो इसलिए गड़बड़ हो गया। दिसंबर देख के लिखते तो पक्का सर्दी नहीं। चलो ये दिसंबर से फरवरी, अभी बात करेंगे दिसंबर से फरवरी 3 मंथ हो गए, ये हमारा ठंडा मौसम होता है, इसको हम सर्दी बोलते हैं। फरवरी के बाद हम बात करते हैं मार्च, और मार्च से हम स्टार्ट करते हैं मार्च, अप्रैल और मई। मई वाला जो मौसम होता है ये हमारा कौन सा होता है, गर्म मौसम होता है। उसके बाद मई के बाद आगे बात करते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक का जो मौसम होता है वो हमारा वर्षा का मौसम होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, ये हमारा कौन सा होता है फिर, ये हमारा शरद ऋतु या उत्तर पूर्वी मानसून के लौटने का मौसम होता है। इसको हम ठीक ही कर देते हैं, एक बार करते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सर्दी लिख देते हैं, सर्दी यहाँ पे, ठीक है, ये सर्दी है, ये गर्मी, हाँ गर्मी, ठीक है, अब क्लियर है। तो देखो 4 मौसम हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर भाई, अगर हम बात करें भारत की, अपना देश भारत, यहाँ पे हमें 4 मौसम देखने को मिलते हैं। आप लोग सिर्फ ये सीरीज याद रखेंगे, और ये एक चीज और याद रखें कि दिसंबर से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, दिसंबर से। उसके बाद आप बना ले जाएंगे, दिसंबर में 3 महीने गिन लीजिए, 3 महीने दिसंबर के आगे गिन लीजिए, फिर जो भी बैठा है उसके आगे गिन लीजिए, उसके आगे हमें 4 मंथ गिनने हैं, उसके बाद हमें 2 मंथ्स गिनने हैं। किसी भी चीज को याद करने का कोई ना कोई पैटर्न होता है, आप रटते रहिए, वरना तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी तक हमारा कौन सा होता है, गर्म होता है, नहीं सर्दी होती है, ठीक है, सर्दी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई में, मार्च से मई में हमारा क्या होता है भाई, गर्मी होती है। रट्टा मारते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, फिर दूसरी टाइम देखेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो ये एक क्रम आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे 12 मंथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, टोटल करिए 3, 3, 6 और 6, 12 हो गया, टोटल 12 महीने का ही मौसम होता है हमारे पास। अब एक एक मौसम की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन सा मौसम है, ये मौसम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन मौसम में हम एक एक मौसम की बात कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे सर्दी की, ठीक है ना भाई। आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें लिखा हुआ भी है, एक एक पॉइंट अब लिखा हुआ आएगा आपके पास, ठीक, ये भी लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। इसको आप लोग जरा आराम से देखिएगा। एक चीज और करनी थी जो आप नहीं कर रहे हैं, फिर से लिखते चलना है कुछ ना कुछ। कम उधर ही बैठ, समझ में नहीं आता है क्या एक बार, एक और चीज याद रखो, ये जो बदतमीजी है ना, इसका भी तुम लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि करना क्या है तुम्हारा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन खारिज करवा दूंगी, दोबारा यहाँ बैठने का मौका तो दूर, इस क्लास के आसपास आने का मौका भी नहीं मिलेगा। अपनी बदतमीजी अपने लिमिट में और अपने घर तक रखो, ठीक है। व्यक्तित्व को शो करना है ना तो अपने घर में करो, दूसरों को तो मत करो। जो तुम्हारे कम से कम ये भ्रम पाल रहे हैं कि तुम यूपीएससी कर रहे हो, उनके सामने तो मत करो, क्योंकि उनका भ्रम भी टूट जाएगा कि तुम यूपीएससी कर रहे हो। बेटा एक चीज बिल्कुल सिंपल सी करते जाना है, जो हम बोलते जा रहे हैं उनको लिखते चले, चाहे आप रफ कॉपी में लिखें, ठीक है। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन रफ कॉपी में ही सही, लेकिन लिखते चले आप, ठीक। तो ये था हमारे पास 4 मौसम। उसके बाद एक एक मौसम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सर्दी, सबसे पहले सर्दी, ठीक है। सर्दी क्या है भैया, ठंडा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें, सूर्य की किरणें लंबवत नहीं चमकती हैं, इस वजह से क्या होती है, सर्दी होती है। सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत नहीं चमकती हैं, इसलिए क्या होती है, सर्दी होती है। और इसी सेम टाइम पे अगर हम देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्म ऋतु होती है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में अगर गर्मी है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगी। एक चीज जो एनसीईआरटी ने पहले बताई थी और हम पढ़ चुके हैं, एक चीज बताई थी उसने कि हम लोग 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, और हम ठंडी में मनाते हैं। कब मनाते हैं, ठंडी में मनाते हैं। उसने एक चीज नोट कराई थी एनसीईआरटी ने, साइड में जो वो बनाते हैं ना फूल पंखड़ी बना के, उसमें नोट कराई थी कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, जबकि हम लोग कब मनाते हैं क्रिसमस, सर्दी में। तो इससे एक बात समझ में आना चाहिए कि हमारे पास सर्दी में मनाते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा, और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उस टाइम सर्दी हो रही होगी, ठीक है ना। तो सर्दी का मतलब है, सर्दी हम बात करें शीत ऋतु, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सूर्य की किरणें क्या नहीं होती हैं, लंबवत नहीं चमक रही होती हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो रहा होता है, सर्दी हो रही है। अब गर्मी की अगर बात करें तो सेम पोजीशन, हम सेम बातें बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में या फिर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत चमकती
पड़ती हैं, कहाँ पड़ती हैं? 23 एंड हाफ पे पड़ती हैं। तो लंबवत अगर सूर्य की किरणें 23 एंड हाफ पे पड़ेंगी तो बताइए गर्मी यहाँ ज़्यादा होगी कि यहाँ ज़्यादा होगी? गर्मी यहाँ ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो गर्म मौसम हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। आप सभी को पता है कि 21 जून की बात तो हम बार बार कर ही रहे हैं। वैसे 21 जून की बात तो हम बार बार कर ही रहे हैं। 21 जून में क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है, हम सबको पता भी है। अभी तो जून निपटा के आए हैं हम लोग, अभी भी गर्मी में ही जी रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो जून में भाई सबको पता है जून से जो स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ क्या होगी? गर्मी, सिंपल सी बात है। और क्या होता है? कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तो दिन और रात की अवधि के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, हजारों बार आए हैं। कितना क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुकी हूँ। डे फर्स्ट से मैं आपको जून के क्वेश्चंस करा रही हूँ। जो अभी इस बार वाला जो पेपर हुआ था 5 जून को यूपीएससी का, 5 जून को जो पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कहते हैं कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के शायद पहला प्यार है, वो उसको छोड़ती नहीं है कभी भी। शायद कभी एक साल छोड़ दे, दूसरा के फिर वापस लेके आती है, क्योंकि वो उसको छोड़ नहीं पाती है। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है ना, किसी को छोड़ दें, महीना 2 महीने के लिए छोड़ते हैं, वापस से वहीं पहुँच जाते हैं, हाथ पैर पकड़ के बस मेरे माई बाप, मेरी माई बाप, जो भी हो तुम ही हो, ठीक है, माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा। तो हम भी वही करते हैं, तो ये भी वही करते हैं। बात समझ आ रही है भाई? कोई चेंज नहीं है। आप देखेंगे सारे लोग की टेंडेंसी, मतलब जो टेंडेंसी है वो एक ही है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, हम लोग किसी और को, मतलब बाहर कुत्ता जा रहा है उसको नहीं मारेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे पीछे ह्यूमन बीइंग ही आ रहा है हम जैसा और वो हम उससे चिढ़ते हैं तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसे देखेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ हम उससे गुस्सा हैं। सेम चीज़ होती है। आप लोग अगर कभी फील कर पाते हो, आसपास का इन्वायरमेंट भी देखते हो, तो सेम चीज़ सभी में है। कल मैं बाहर बैठी थी थोड़ी देर के लिए, बॉल पे हमारे घर में अंदर छपली नहीं है, अगर कोई एक जाती है ना तो हम सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, जब तक उसको बाहर नहीं निकाल देते मतलब तब तक चैन से नहीं बैठते, क्योंकि घर में कई सारे लोगों को छपली से डर लगता है। मेरा भाई क्योंकि घर में अगर छपली दिख जाए तो बाहर रोड पे खड़ा होता है, हम लोग कहते हैं कैसे मरते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब एक बॉल जब हम ऊपर बैठी हुई थी, मैं मेरा जो रूम है उसके बाहर वाली वॉल पे 4 छपली थी, 2 इस साइड थी 2 इस साइड थी। तो मैंने बहुत ध्यान से उनको देखा तो वो एक दूसरे को ही रपटा रही थी, और मैं थोड़ी सी मुस्कुराई, क्योंकि हम भी तो यही करते हैं, है ना। अगर आप इन्वायरमेंट प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो चीज़ें सब जगह वही हैं जो हम लोग करते हैं, वो लोग भी एक दूसरे को रपटा रहे हैं। जो छोटी छपली थी बड़ी वाली उसी के पीछे पड़ी हुई थी, इधर साइड में भी उधर साइड में भी भागे जा रही थी। हम लोग भी वही कर रहे हैं, ठीक है ना। आ जाइए, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो 21 जून पे अगर हम बात करते हैं दिन और रात में, तो 21 जून पे उत्तरायण हो रहा है। उत्तरायण हो रहा है, सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। दिन की अवधि क्या होती है? बड़ी होती है। रात की अवधि क्या होती है? छोटी होती है। सेम टाइम हम यहाँ पे देखेंगे 21 जून को, इधर दिन की अवधि छोटी होगी, रात की अवधि बड़ी होगी, ठीक है ना। उसके बाद 22 दिसंबर देखते हैं। 22 दिसंबर देखते हैं, जो कि अपनी क्या होती है भाई? मकर रेखा है, मकर। इसमें क्या है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है? यहाँ उत्तरायण हो रहा होता है, दक्षिणायन हो रहा होता है, सॉरी क्या हो रहा होता है? दक्षिणायन हो रहा होता है। और मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? गर्मी होगी, और यहाँ क्या होगा? सर्दी होगी। हमने दोनों गर्मी और सर्दी को समझ लिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का जो मौसम है वो क्या होता है। तो जरा ध्यान से समझेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में बनते रहे हैं, चाहे वर्षा को लेकर बना हो, चाहे मानसून को लेकर बना हो। आप लोग को कल कुछ क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि कल ऐसे आज जो है हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी 6th क्लास में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी पहले होंगे कर देंगे। देखो मानसून का मौसम क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये मानसून जिधर से आ रहे होते हैं उन्हीं के आगमन पर ही इनका नाम रखा गया है। जिधर से आ रहे होते हैं उसी के आगमन पे इनका नाम रखा गया है। देखो ये क्या कर रहे होते हैं, हम बना लेते हैं पेनिनसुला। ये क्या है भाई? पेनिनसुला है, इंडिया के पेनिनसुला वाला भाग है, ठीक। ये उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से चलती है ये पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवनें हैं कुछ इस तरीके से चलती हैं। अब पवनें क्या होती हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायु एंड पवन? क्या डिफरेंस है वायु में और पवन में? कोई डिफरेंस है? नहीं है।
होता है, ठीक है, वो बोलती हैं डिहाइड्रेशन नहीं बोलती होंगी तो वो बोलती हैं उल्टी पल्टी हो जाएगी, ठीक है, बाहर नहीं निकलो, लू चल रही है। तो पवन है वो एक, क्या है भाई, पवन है। वायु क्या है, जो आप धीमे से आई और आपको छू के चली गई, वो वायु है। और अलग अलग तरीके से आती है, आपको अच्छा फील कराती है कई बार, और कई बार ऐसा लगता है चाटे पड़ रहे हैं मुंह पे, गर्मा गर्म। बहुत तेज गर्मी में जब हम बाहर निकलते हैं, अभी जून के मौसम में ही शायद आप स्कूटी या बाइक से आ रहे होंगे या साइकिल से भी सही, तो तेज जब हवा में आप चल रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि फेस पे चाटे पड़ रहे चटाचट, वो एकदम गर्मा गर्म वाले। तो ये क्या होती है, वायु होती है। वायु क्या होती है और पवन क्या होती है, थोड़ा सा डिफाइन करूंगी, 7th क्लास में वैसे है। जो पवन होती है भाई, पवन क्या होती है, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, ये पवनें कहलाती हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, ये पवनें कहलाती हैं। आधे लोगों को उच्च दाब निम्न दाब नहीं समझ में आ रहा होगा, आज अपना समझ लेते हैं, समझ ही लेते हैं, समझते वही पढ़ेंगे। देखो पवन मतलब मैंने माना यहाँ पे एक वायु है, वायु है जो कैसी है भाई, यहाँ पे ये विषुवत रेखा है, मैंने मान लिया 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर जो वायु होती है तो वो कैसी होती है, गर्म होती है। सबको पता है कैसी वायु होगी, गर्म वायु होगी, गर्म जलवायु होती है, गर्म वायु होती है। यहाँ से जब गर्म वायु होती है, आप सभी को पता है गर्म वायु क्या करती है, ऊपर उठती है, गर्म होके ऊपर उठती है। अगर किसी को नहीं पता है तो आज जाकर के घर पे चाय बनाना, आज जाके घर पे क्या करना है, चाय बनाना है। और चाय बनाएंगे आप जिस पतीले में, उसके ऊपर ढक्कन ढक देना। ढक्कन जब आप ढक देंगे तो वायु जैसे जैसे उसके अंदर गर्म होगा सब, तो जलवाष्प बनेगी, जलवाष्प बनेगी तो वो वायु के रूप में क्या होगी, ऊपर उठेगी। इंजन बना दिया था लोगों ने, आपको समझ में नहीं आ रही है बातें क्या, ठीक है। तो ऊपर उठती है, तो आपका जो ढक्कन आपने ढका है, अगर हल्का फुल्का ढक दिया तो वो उतार के भी कई बार फेंक देती है, क्योंकि उसको कहाँ जाना होता है, ऊपर जाना होता है, उसको ऊपर जाना होता है। तो गर्म वायु क्या होती है, गर्म होके ऊपर उठती है। गर्म वायु क्या होती है, गर्म होके ऊपर उठती है। और जब ये गर्म होके ऊपर उठ रही होती है तो एक बात बताइए, ये वाली वायु यहाँ आ गई, मैंने मान लिया ये वाली वायु यहाँ आ गई और धीरे धीरे ये अंतरिक्ष में जाना शुरू होती है और ऊपर जाकर के इसके साथ अगर नमी है तो ये तापमान गिरने की वजह से संघनित होकर के और बूंदों के रूप में वापस आ जाती है, जो कि वर्षा का पूरा प्रक्रिया थी। यहाँ पूरा सोच लेंगे आप लोग, ये वायु ऊपर चली गई, ये खाली जगह हो गई। ये कैसी जगह हो गई, खाली जगह हो गई। ये निम्न दाब का केंद्र बन गया। कौन सा दाब का, निम्न दाब। निम्न दाब क्यों, क्योंकि वायु एक दाब लगाती है, सभी को पता है वायु क्या करती है, अपने ऊपर भी एक दाब लगाती है, फोर्स लगाती है। इसीलिए तो जो चंद्रमा पे जाते हैं उनको एक स्पेशल सूट पहना करके भेजा जाता है। अगर नहीं भेजा जाएगा तो उनकी जो वेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फट सकती हैं। बाहर का दाब नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वायु दाब वहाँ नहीं है, और वायु दाब नहीं है तो हमारा क्या होता है, वेन्स जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ये क्या होती हैं, जब भी बाहर से जैसा दाब लग रहा होता है ये अंदर से भी वैसे ही दाब लगा रही होती हैं। आपने सुना होगा एक्शन, सामने से अगर कोई रिएक्शन कर रहा है तो हमारा एक्शन होता है, एक्शन कुछ हो रहा होता है तो रिएक्शन होता है, नियम है, आप लोगों ने शायद सुना होगा पहले। तो इसी तरीके से ये क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी कोई ऊंचाई पे जाने पर उसके नाक से खून आने लगता है, या सुना होगा नाक से खून आने लगता है, क्यों आने लगता है? कुछ लोग को आदत नहीं होती निम्न दाब में रहने की, या फिर हम लोग थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते। जैसे वो ऊपर जाते हैं वायु का दाब कम होता है और उनके नाक से क्या होने लगता है, खून आने लगता है। इसी तरीके से जब एवरेस्ट पे लोग जाते हैं सबसे ज्यादा मृत्यु क्यों होती है, वायु का दाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से वेन्स क्या हो जाती है, फट जाती है, ब्लड बाहर निकल जाता है। जब ब्लड नहीं रहेगा तो आप, ऑक्सीजन तो फिर भी सिलेंडर होते हैं लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो मर जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण होता है। तो ये निम्न दाब का केंद्र बन गया, यहाँ पे दाब नहीं है। अब एक जब ये बताइए, ये निम्न दाब का केंद्र बन गया है, ये ऊपर जा रही है, ये वायु कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। कहीं ना कहीं जाकर के ये ठंडी हो रही होगी, ठंडी हो रही होगी, वापस से ये नीचे आएगी। ठंडी चीज वापस से क्या होती है, नीचे आती है, क्योंकि नीचे आती है क्यों, क्योंकि ये भारी हो जाती है। ठंडी चीज कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। ये नीचे आएगी और फिर ये कैसे गमन करेगी, निम्न दाब की ओर गमन करती है, निम्न दाब की ओर गमन करती है। जब भी कहीं पे निम्न दाब का केंद्र होगा या निम्न दाब की स्थिति बनेगी, वहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि वर्षा, निम्न दाब मतलब वर्षा। उच्च दाब की स्थिति होगी, अगर उच्च दाब की स्थिति होगी तो उच्च दाब, अगर उच्च दाब का मतलब होता है साफ मौसम, साफ मौसम। उच्च दाब का मतलब क्या होगा, साफ मौसम। उच्च दाब का मतलब है कि सारी हवाएं जहाँ की तहाँ अपने आराम से बैठी हुई है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना वो गर्म हो रही है ना वो ठंडी हो रही है, जो जहाँ था वो वहीं के वहीं है। पवन समझ में आई? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, इनको हम क्या बोलेंगे, पवन बोलते हैं। चलिए, वायु वही है,
जो आपको छू करके निकल जाती है। ठीक है भाई, वही थी वायु। ये स्थानीय होती है, कई बार आपको कहीं कहीं पे किस तरीके से मिलती है, दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। ठीक, वो हमारी वायु होती है। पवन का स्पेशल डेफिनेशन 7th क्लास में भी दी हुई है, वैसे ही दी हुई थी जो मैंने बता दिया। ठीक, अब आ जाइए मानसून पे। अब आ जाइए इधर आइए। आप सभी को पता है पश्चिमी घाट जो कि ये है, यहाँ पे एक पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत, सबको पता है क्या? पश्चिमी घाट पर्वत। और इधर साइड में है अपना पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा पर्वत है? पूर्वी घाट पर्वत। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है कुछ इस तरीके से आता है। ये कौन सी खाड़ी? हाँ पता है, अरब सागर। ये कौन सी खाड़ी हुई? बंगाल की खाड़ी। ठीक, ये बता देते हैं कि आप सभी ने लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अपना इंडिया है, सही सलामत बना होगा। ठीक है, ये क्या है? अपना इंडिया है। एक बात बताओ, यहाँ से ये पवनें बह रही है किसके? ये बोला जाता है सागर से किसकी ओर बहती है ना पवनें? सागर से स्थल की ओर बहती है, सागर से स्थल की ओर बहती है। और ये कुछ इस तरीके से भी जाती है, लेकिन इस वाली साइड जो पूर्वी घाट है इसके पैरेलल निकल जाती है। पैरेलल मतलब समानांतर निकल जाती है, कहीं टकराती उकराती नहीं है। और इस तरीके से ये चली जाती है, इस तरीके से ये चली जाती है। टकरा कहाँ आ रही है? यहाँ पर। और यहाँ पर 2-3 आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। कौन कौन से भाई? गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर और रेगमा। गारो, खासी, जयंतिया और मिकीर और रेगमा। 6th क्लास में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना माइंड को खुला रखेंगे तो याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर जब ये महासागरों से स्थल की ओर बह रही है, महासागरों से स्थल की ओर बह रही है, और ये कैसी जलवायु होती है भाई? गर्म। कैसी होती है? ये पवनें गर्म होती है, और गर्म होकर के ये क्या है? महासागर पे है। तो एक बात बताइए, महासागर के ऊपर बह रही है पवनें, महासागर भी गर्म हो रहे होंगे। सभी को पता चल रहा है महासागर क्या हो रहे होंगे? गर्म हो रहे होंगे। और ये जो महासागर गर्म हो रहे हैं तो जलवाष्प बन रही होगी। गर्म हो रहे हैं तो जलवाष्प बन रही होगी, और पवनें क्या करती हैं? जलवाष्प को ग्रहण कर लेती हैं। पवनें क्या करती हैं? जलवाष्प को ग्रहण कर लेती हैं। और जैसे जैसे ये स्थल की ओर बढ़ती हैं, और यहाँ आकर के क्या होता है? ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। इसके सहारे टकरा कर इससे ऊपर उठ जाती है। क्या करती है? ऊपर उठती है। पश्चिमी घाट से टकरा कर ये ऊपर उठती है। और जब ये ऊपर उठती है तो आपको पता है जितनी ऊपर जाती जाएंगी, ऊपर का तापमान क्या है? गिर रहा है। ऊपर का तापमान क्या है? कम होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऊपर का तापमान क्या होता है? कम होता है। अब ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का तापमान कम हो रहा है, और धीरे-धीरे इनके पास जो जलवाष्प शिवांशी, इनके पास जो जलवाष्प है वो धीरे धीरे क्या होगा? संघनित होगा। क्या होगा? संघनित होगा। संघनित क्यों होगा? जैसे जैसे भाई तापमान गिरेगा तो जलवाष्प पहले तो बिखरा हुआ सा था, वो क्या हो जाएगा? संघनित हो जाएगा। और संघनित होने के बाद अगर ये इतना भारी हो जाता है कि वायुमंडल में नहीं रुक पाता है, तो ये बूंदों के रूप में क्या हो जाता है? पृथ्वी पर वापस आ जाता है, और इसे हम वर्षण का नाम देते हैं। किसका नाम देंगे? वर्षण का नाम देते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का जो प्रक्रिया थी आपको समझ में आई? अब इधर आ जाइए जरा। यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ अरब सागर से बहती हुई स्थल, जो हमारा स्थल मंडल था यहाँ जा रही, स्थल खंड था यहाँ जा रही थी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से बहती हुई ये कहाँ आती है? स्थल मंडल में आती है। और गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर और रेगमा इन पहाड़ियों से टकराती हैं, और सबसे अधिक वर्षा यहाँ कराती हैं, जो कि आपने नाम सुना होगा, मौसिनराम। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है मौसिनराम कहाँ का है? मेघालय। मेघालय। तो मेघालय का जो मौसिनराम है वो यहाँ बसा हुआ है। और ये जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, किसकी? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, सबसे अधिक वर्षा यहाँ कराती है। कितनी वर्षा होती है? लगभग 1100-1200 के बीच में है। टाटा नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इतनी वर्षा लगभग में ये करा देगा। इतनी बात सबको समझ में आई? वर्षा होती क्यों है? ये अगर मानसूनी पवनों की वर्षा अगर हम देखते हैं तो ये क्या होती है? मतलब इस जो महासागर की सतह से स्थलमंडल की ओर चलेंगी, जलवाष्प को ग्रहण करेंगी, ऊपर उठेंगी तो हमारा तापमान गिरेगा। तापमान गिरेगा तो जलवाष्प जो था वो संघनित हो जाएगा। संघनित हो जाएगा, वायुमंडल में नहीं रह पाएगा, तो क्या होगा? वो वापस बूंदों के रूप में हमारे पृथ्वी पर आएगा, और पृथ्वी पर आएगा तो हम उसको वर्षा नाम देते हैं, वर्षा नाम देते हैं। बात क्लियर? इतनी बात। दूसरी बात करते हैं हम लोग। एक था उत्तर पूर्वी मानसून का लौटना, जिसको हम शरद ऋतु बोलते हैं। इसी को वर्षा बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है वर्षा बोलते हैं। शरद ऋतु किसे बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून का लौटना। उत्तर पूर्वी मानसून क्या है? इधर देखिए जरा, कहाँ चला
करके वर्षा कराती है। जो भी पैरेलल समांतर निकल जाएगा वहाँ पे वर्षा नहीं होगी, जहाँ ये टकराएगा वहीं वर्षा होगी। क्लियर है? तो ये यहाँ पर वर्षा थोड़ा सा कराता है। अब क्या है, ऐसा थोड़ी ना ये पढ़ने यहीं थम जाएंगे, ये रुक जाएंगे, इनको वापस भी जाना होता है। और ये वापस कब जाती है हमें बताए थे 2 महीने, कौन कौन से महीने थे? अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये वापस जा सकती है। जितनी तेजी से आई थी उतनी तेजी से नहीं, ये उससे ज़्यादा तेजी से वापस जा रही हो। स्थल मंडल से जल मंडल, मतलब स्थल जो स्थल मंडल है इससे किधर जा रही है? ये जल मंडल की तरफ। स्थल मंडल से इधर लौटेंगे, कोई कितना भी टकराए, लेकिन स्थल मंडल में इनको नमी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वर्षा नहीं करा पाती है। स्थल मंडल पे पवनें चल रही हैं, नमी प्राप्त नहीं होगी। नमी कहाँ से प्राप्त हो जाएगी? नमी प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए वर्षा नहीं कराती है, चाहे कहीं पे भी टकराए वापस। लेकिन जब ये शाखा यहाँ आती है बंगाल की खाड़ी में, ये सीधे इसी तरीके से लौटेगी। कैसे लौटेगी? इस तरीके से। जब बंगाल की खाड़ी में आती है तो क्या करती है? पर्याप्त नमी को ग्रहण कर लेती है, और वापस से अगर हम देखें यहाँ की तुलना में यहाँ का मौसम कैसा होगा? तापमान अधिक होगा यहाँ की तुलना में, क्योंकि विषुवत रेखा से पास कौन है? बंगाल की खाड़ी, ना कि जम्मू एंड कश्मीर या उत्तर प्रदेश। ठीक है, बंगाल की खाड़ी क्या पड़ती है? पास पड़ती है। तो यहाँ जैसे ही आएंगे, ये फैन ऑफ कर दो, शाम ये फैन ऑफ कर दो। तो बंगाल की खाड़ी में जब आएंगे तो क्या करेंगे? पर्याप्त नमी को ग्रहण कर लेंगे, जलवाष्प की मतलब जो मात्रा है उसको ग्रहण कर लेंगे। जलवाष्प की मात्रा ग्रहण करने के बाद ये कहाँ आके टकराती है? ये तो ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, और ये आकर के यहाँ से पैरेलल निकल जाती है, यहाँ आकर के थोड़ा सा टकराती है। कहाँ पे भाई? कोरोमंडल तट बोले, या फिर हम क्या बोलेंगे? तमिलनाडु तट। और इससे ऊपर क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश, उतना नहीं लेवल पे जाएंगे, रुको जाओ जरा ऊपरी से। ठीक है ना? तो देखो भाई, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट पर क्या होती हैं? ये टकरा जाती हैं। आप सभी को पता है इधर क्या है? पूर्वी घाट है। इधर क्या है? पूर्वी घाट है। अब जब इधर टकराएंगे तो सेम प्रक्रिया इधर होगी। तो ये जो मौसम होता है ये शरद ऋतु, सर्दी का मौसम होता है। पूरी सर्दी में कहीं पर भी वर्षा प्राप्त नहीं होती अपने इंडिया में। पूरी सर्दी में कहीं वर्षा प्राप्त नहीं होती। स्थानीय पवनों से कोई वर्षा हो जाए थोड़ी बहुत, वो अलग की बात है, लेकिन जो सर्दी में वर्षा प्राप्त करता है वो आंध्र प्रदेश तट और कौन सा? तमिलनाडु तट पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। और ये वर्षा कम से कम 200-250 सेंटीमीटर की पर ईयर, 250 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट वर्षा प्राप्त करने वाले 2 तट हैं। और जो शरद ऋतु में वर्षा प्राप्त करते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार उसने क्वेश्चन पूछा हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कोरोमंडल तट बोलते हैं इसको, हम पढ़ाएंगे आगे मिलेगा आपको। कोरोमंडल तट बोलेंगे। कोरोमंडल तट जो है वो सर्दियों के मौसम में पर्याप्त वर्षा ग्रहण करता है, उसके बाद दूसरी चीज पश्चिमी तट गर्मी के मौसम में पर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है। या दूसरी चीज बोली थी, पर गर्मी के मौसम में नहीं करता है, ध्यान रखना। पश्चिमी तट गर्मी के मौसम में पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं करता है, गर्मी में नहीं है, वर्षा के मौसम में है। मानसून का आना कौन सा मौसम था? वो वर्षा का मौसम था, तो वर्षा के मौसम में करता है। ये स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट, कारोबासी जयंती है ये मौसम राम, जो कि क्या बोल सकते हैं हम? पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। 3 स्टेटमेंट बने अपने पास। 3 स्टेटमेंट कौन सा था? एक तो हमने बोला कोरोमंडल तट जो सर्द ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी घाट हमने बोला, पश्चिमी घाट जो हमने बोला सर्दी में वर्षा प्राप्त करता है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमने बोला तीसरे वाले में क्या बोला था भाई? मौसम राम, जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो ये थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर आपको मिले 1, 2, 3, 1 and 3, 1 and 2 या केवल 1 या केवल 2, तो आप लगा सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लौटते मानसून का मौसम और दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम कंप्लीट हुआ। एकदम कुछ करना नहीं है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। आप लोग एकदम प्रैक्टिकली सोचो, एकदम प्रैक्टिकली सोचो। प्रैक्टिकली सोचेंगे तो एकदम क्लियर होगा, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड रुको जरा, उनको भी बुलाओ, 1 मिनट इसको। आप समझ में आ गया? जब वर्षा होगी तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, है ना? वर्षा होगी तो ऊपर मुंह करके कहना, अच्छा तुम हवा थी जो क्या लेके गई थी? बाष्प लेके गई थी, हमको पता अच्छे से। कहाँ से ली थी? अपने आसपास क्या है?
है, बंगाल की खाड़ी अरब सागर से ली होगी तुमने, और तुमने वाष्प ले जाकर ऊपर जाकर ठंडी होगी, तुमसे रुकी नहीं, वापस भेज दी। यही हो ना तुम? बस इतना ही था, कुछ नहीं था। खोल दो इसे, खोलो भाई, खोल दिया, अच्छा मतलब खोल दिया, ठीक है। तो यही थे भैया वर्षा, तो इतनी बात कर सकते हो ना तुम। क्या थी हमें पता चल गया, क्यों है ये भी पता चल, क्यों कैसे हुई ये हमें पता चल। देखो प्रैक्टिकली अगर चीजें करोगे नहीं तो होगा नहीं। आप थोड़ी सी खुद से बात किया करो, लोग पागल समझेंगे, समझने दो ना, क्या जा रहा है। खुद से बात करना बहुत अच्छा होता है, खुद से बात करेंगे बहुत सारी चीजें हम खुद को दे पाते हैं, ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं, कई बार सबके घर में ऐसा होता है, मेरे घर में भी हो जाता है, मम्मी बोलती हैं क्या किससे बातें कर रही थी तुम, हम कहते हैं फ़ोन नहीं है हमारे पास, हम किसी से बातें नहीं कर रहे, हम खुद से बातें कर रहे थे। लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना, फ़ोन बाहर रख के आना बाहर, तब कमरे में बैठ के बातें करना। मतलब पता लगा मम्मी कहीं किससे बातें कर रही थी भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ें भी थोड़ी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलवायु, मैं जलवायु आप लोग को समझा चुकी हूँ। हम लोग जलवायु की बात करते हैं तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है, और अधिकतर जो वर्षा होती है वो मानसूनी जलवायु से भारत में होती है। भारत के अधिकतर जो वर्षा ग्रहण करने वाला है तो वो कौन से जलवायु से है? मौसमी जलवायु से है, मानसूनी जलवायु से, मौसमी नहीं मानसूनी जलवायु से है। क्लियर हुई बात? ये हमारा क्लियर हुआ। अब जलवायु अगर निर्भर करती है तो किस पर करती है? जलवायु की अगर बात करें, जलवायु जो है किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई, स्थिति, उच्चावच और समुद्र तल से, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें। देखिए जलवायु कैसे निर्भर करती है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जलवायु स्थिति के हिसाब से निर्भर करती है। स्थिति के हिसाब से अगर निर्भर नहीं कर रही होती तो हर जगह की जलवायु कैसी होती? सेम होती। कोई भी जलवायु चेंज क्यों होती? प्रैक्टिकली नॉर्मली सोचो। समुद्र तल से ऊंचाई पर बिल्कुल निर्भर करती है। समुद्र तल से ऊंचाई पर अगर निर्भर नहीं करती तो हम मैदानी क्षेत्र वाले जो लोग हैं वो जलवायु, जिस तरीके की हम जलवायु देखते हैं, हमारी जलवायु क्या है? अलग होती है। जलवायु से मतलब है कि हम मौसम वगैरह में जो भी चेंजेस देखते हैं वो सब। अब हम बात करें अगर समुद्र तल से दूरी की तो एवरेस्ट पे जाते हैं कि सेम जलवायु मिलती है? वहाँ पे शीत है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब बर्फ जमी हुई है। तो उस तरीके से हम देखते हैं। तो उच्चावच के आधार पर, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर, या ऊंचाई के आधार पर बात करें, स्थिति के आधार पर, जलवायु इन सब पर क्या होती है? निर्भर करती है। जलवायु इन सब पर क्या होती है भाई? निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है? कुछ एक क्षेत्र दे रखे हैं आपके जो एनसीईआरटी है इसमें कि जलवायु कैसे निर्भर करती है। ये भारत में ही जलवायु का इफेक्ट कैसे पड़ता है, भारत में ही जलवायु का इफेक्ट कैसे देख पाते हैं। तो हम देखते हैं बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर एंड जैसलमेर, जैसलमेर दोनों बहुत ही गर्म क्षेत्र हैं। इंडिया के सबसे गर्म क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो बीकानेर और जैसलमेर मिलेंगे। कैसे क्षेत्र हैं? गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। बीकानेर के बारे में तो सबने सुना ही होगा। जैसलमेर की बात हम बार बार करते हैं जब भी हम बात करते हैं मौसम राम की, तो मौसम राम में हम बोलते हैं सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन जैसलमेर कोई एक ऐसा स्थान है राजस्थान का जहाँ पे वर्ष भर वर्षा ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस दिखाई देता है हमें, हमारे पूरे एक ही इंडिया, एक ही देश में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है अलग अलग। अब हम देखते हैं कि गर्म क्षेत्र में हम बीकानेर की बात करते हैं और जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर और बीकानेर जो है कैसे क्षेत्र हैं? बहुत ही गर्म क्षेत्र हैं। और द्रास एंड कारगिल, कारगिल का नाम तो सुना ही होगा, द्रास का नहीं सुना है, द्रास एंड कारगिल नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। दोनों कैसे क्षेत्र हैं? सर ठंडे क्षेत्र हैं। मतलब अगर हम इंडिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों की बात करते हैं तो ये सबसे ठंडे क्षेत्र हैं। अब हम तटीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं जहाँ पे आर्द्रता सबसे अधिक मिलती है तो मुंबई, मुंबई सबको पता है, मुंबई। दूसरा कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता और मुंबई दोनों को देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये तो दोनों के दोनों क्या है? हमारे बंदरगाह हैं, दोनों क्या है? बंदरगाह हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक समुद्री बंदरगाह है और एक नदी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है। और कौन सी नदी पर बना है? हुगली नदी पर बना है, ठीक। दोनों कैसे क्षेत्र हैं? तटीय, ठीक है, तटीय क्षेत्र है। और यहाँ पे आर्द्रता, आर्द्रता अधिक होती है, अधिक आर्द्रता कैसी है? अधिक है। यहाँ
जलवाष्प की मात्रा होना, यही हमारा क्या होता है, आर्द्रता होता है। हम लोग कई बार कहते हैं कि बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, गर्मी तो गर्मी है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, कुछ लोग बोलते हैं उमस हो रही है, कुछ लोग बोलते हैं उमस हो रही है ना। तो ये अलग अलग नाम अपना यूज़ करते हैं हम लोग, तो यही होती है आर्द्रता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा कि भाई भारत में ही हम देख रहे हैं कि हमारा जो जलवायु है उसके कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। तो बीकानेर और जैसलमेर में बहुत गर्म जलवायु है। दूसरा, द्रास एंड कारगिल में बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, ये ठंडी जलवायु है। और उसके बाद मुंबई एंड कोलकाता को हमने देखा, ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ का मौसम क्या है, समान है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, आर्द्र है। इतनी बात समझ में है। अब जरा एक काम जो करने लायक आपका है, इसकी मैपिंग करना है। इसकी क्या करना है, मैपिंग करना है, और इसको छाप लो अपने दिमाग में कि घर जाके ये काम करना है। जो एनसीईआरटी स्टार्टिंग से देना शुरू करे उसको आप करते चलें, अभी तो थोड़ा है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी ऐसे करने की, है ना। इसकी मैपिंग करना है। मैपिंग में क्या करना है, आपको देखना है कि बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है, तो कौन से प्लेस पे पड़ता है, कर्क रेखा से कितना ऊपर है, बीकानेर ऊपर है या जैसलमेर ऊपर है, दोनों चीजें देखेंगे। तीसरा आपको देखना है, दूसरा आपको देखना है द्रास और कारगिल ये कहाँ पर है। तो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो द्रास नीचे है कि कारगिल ऊपर है। वहाँ पे नदियाँ भी आपको दो एक दिखेंगी, जैसे कि हम सिंधु देखेंगे, झेलम देखेंगे, चिनाब देखेंगे। तो देखना भाई द्रास और कारगिल कोई नदियों के बीच में तो नहीं है, ये कौन सी नदियों के ऊपर है, इतनी बात याद रखेंगे। उसके बाद हम मुंबई और कोलकाता दोनों के दोनों क्या है भाई, बंदरगाह हैं। एक समुद्र बंदरगाह बता दिया, ये कोलकाता हमारा कौन सा है, हुगली, हुगली नदी पर बना हुआ है, ये नदी बंदरगाह है। दोनों को आप देखना, मुंबई के आसपास आपको दो नदियां दिखेंगी, एक दिखेगी नर्मदा, दूसरी दिखेगी तापी। ध्यान से जाकर के देखना जरूर है। कोलकाता आप देखेंगे तो कोलकाता को देखिएगा कि कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल के कहाँ पर, किस साइड में, किधर तरफ में पड़ता है, ये यहाँ पर हमारा कोलकाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा मुंबई, कहाँ चला जाती है, इसके आसपास दो नदियां ऊपर साइड में दिखती हैं, कौन कौन सी है, नर्मदा और तापी। मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, या इस पर कौन सा द्वीप है, सालसेट द्वीप पर है, और इस पर कौन सा द्वीप है, तो एलिफेंटा द्वीप है। थोड़ी थोड़ी सी काम करते चलो। तो इस तरीके से आपको काम करना, बस मैंने बता दिया कि आपको घर जाके क्या करना है, इसकी मैपिंग करनी है, याद रहेगा। अब एक और चीज भी देख लो, यहीं पे वर्षा वाला क्षेत्र नहीं देखा हमने, तो मेघालय का देखेंगे, मेघालय का मौसम, जो क्या करता है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा ग्रहण करता है, विश्व की सबसे अधिक, ठीक है ना, ग्रहण करता है, सबसे अधिक वर्षा ग्रहण करता है। अब आप लोगों ने जलवायु का प्रभाव देखा, एक ही स्थान पर, जो हमारा एक ही स्थान है इंडिया, दैट इज भारत, तो एक ही स्थान पर हमने जलवायु का प्रभाव देखा है। सब में अलग अलग जलवायु के हिसाब से किस तरीके से चेंज हो रही हैं चीज़ें। कोई बहुत ही गर्म क्षेत्र हो जा रहा है एक ही स्थान पर, कोई दूसरा क्या हो जा रहा है, बहुत ही ठंडा क्षेत्र हो जा रहा है, एक बहुत अधिक वर्षा ग्रहण करने वाला हो जा रहा है, एक क्या है, समान रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को, आराम से रह रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ आ गई है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करेंगे बेटा जी। प्राकृतिक वनस्पतियां, आप लोग को नेक्स्ट जो पॉइंट दिख रहा होगा वो प्राकृतिक वनस्पतियों का दिख रहा होगा। प्राकृतिक वनस्पतियां पहली बात होती क्या है, आप लोग बताएं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कितना चल रहा है। हाँ, कोई बताएगा प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। हाँ बोलो, दोनों बोलो। ठीक है, आगे, हाँ ये ठीक। प्राकृतिक वनस्पतियां वो सभी वनस्पतियां हैं जिसको कि हमने भी उगाया है, हम कहीं से बना के थोड़ी लाए थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे कि झाड़ियाँ आती हैं, झाड़ियों में क्या क्या आता है, कैक्टस आ जाता है, छोटी छोटी घास आ जाती है। उसी के अलावा हम बात करते हैं कैक्टस, घास, और उसके अलावा हम बात करते हैं फूलों वाले जो पौधे होते हैं वो सब झाड़ियों में रखते हैं हम। फूलों वाले जो पौधे होते हैं उन सबको हम झाड़ियों में रखते हैं क्योंकि वो छोटे पौधे होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना भी उगाते हैं, मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना भी उगाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी पत्तियां कम होती हैं। कुछ ऐसे पौधे देखने को मिलेंगे जैसे कि नीम हो गया, पाकर हो गया, इनकी शाखाओं के साथ साथ इनकी पत्तियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम अपनी पाकर की बात करें, ये बहुत ही अच्छी घनी है, खूब तेज भी वर्षा हो जाए तो इसके नीचे आप खड़े रह सकते हैं और बहुत देर के बाद आपकी चांद पे बिल्कुल मोटी सी बूंद टपकेगी, तब आपको पता चलेगा अच्छा बारिश तेज हो रही है। सही ना, वो इकट्ठी होने के बाद टपकती है। एक बार घायल करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि याद रखोगे
गिरेंगे, वो बार बार नहीं होने देती आपको। जितनी बारिश की बूंदें गिर रही थी उससे आपको भिगाएगी नहीं, लेकिन जो गिरेगी बूंद उससे आपको फील होगा भाई कि कुछ तो था। ठीक है ना। तो ये क्या है अपना, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक वनस्पति हैं। इनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है जरा देख लेंगे। आप लोग सभी लोग एनसीईआरटी खोले हुए हैं अपनी, वेरी गुड बेटा। एक चित्र बनाया है एनसीईआरटी ने, एक चित्र बनाया है वनस्पतियों के तुरंत बाद चित्र बनाया है। हम नीचे आकर के चीजें हमने समझा दी हैं। एक चित्र बनाया है, नहीं पीछे जाओ, ये वाले चित्र की बात करें है ना। तो यहाँ पे 5 मीटर तक की जो स्थल से 5 मीटर तक की जो ऊंचाई है, वहां तक क्या है, वनस्पतियां कौन सी हैं, वहां तक कौन सी वनस्पतियां हैं भाई, झाड़ियां हैं। 5 मीटर तक झाड़ियां मिलती हैं। 20 मीटर की अगर हम बात करें तो 20 मीटर तक तरुण वृक्ष मिलते हैं। 20 मीटर तक कैसे मिलेंगे, तरुण वृक्ष। और 20 मीटर तक तरुण वृक्ष का मतलब क्या होता है, वैसे आप लोग एक ध्यान लगाओ, 20 मीटर कितनी ऊंचाई होती होगी, हाँ इसको डबल कर देते हैं ना। तरुण वृक्ष का मतलब क्या होता है, ऐसे वृक्ष जिनकी लंबाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। अरे लिसन, क्या हो गया, अच्छा 20 मिनट, देखो अटकना नहीं है। जब हम पूछ रहे हैं तो 2 मिनट के लिए अटको, लेकिन वापस आ जाओ, क्योंकि वापस नहीं आओगे तो बहुत कुछ खो दोगे। तो तरुण वृक्ष मिलते हैं, जैसा आपने इसने बोला है वैसा आप सुनते चलें। तरुण वृक्ष वो होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं, इनकी शाखाएं कम होती हैं। आपने देखा होगा बहुत लंबे वृक्ष, जैसे लिप्टिस देखा है आपने, कितना लंबा होता है, लेकिन शाखाएं बहुत कम होती हैं। यहाँ नहीं है लिप्टिस, वो यहाँ देखने की कहाँ कोशिश कर रहे हैं, यहाँ लिप्टिस नहीं, बाहर खड़ा होगा शायद देखा, तो ठीक वहाँ जाके लिप्टिस देखना। तो लिप्टिस देखना कोई तुम्हारे बराबर का है कि नहीं है, 20 मीटर के हो गए आप लोग कोई, तो ठीक है, इतनी बात हुई। उसके बाद आगे बात करते हैं हम 40 मीटर। 40 मीटर पे जो हमारे मिलते हैं वो उसको बोलते हैं हम क्या, बितान। बितान जो होते हैं इन्हें कैनोपी बोलते हैं इंग्लिश में, कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है बितान। कैनोपी जो होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनके जो पौधे का ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत ही नुकीला होता है। पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत ही नुकीला होता है, कुपिंग, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ऊपर 60 मीटर तक जो उद्गामी परत होती है। 60 मीटर तक कौन सी परत होती है, उद्गामी परत होती है। आप लोग नैनीताल वगैरह गए हैं ना, सब गए हैं, नहीं गया है कोई तो जाना है ना, लेकिन अभी नहीं जाना, थोड़ा रुक के जाना। अब देखो वहाँ पे जब हम जाते हैं और जिस रोडों से हम चल रहे होते हैं तो एक ढाल होता है, गहरा ढाल लेकिन बहुत ऊंचा ढाल। उन ढालों पर जो आप प्लांट्स देखते हैं आपको फील होता होगा कि आपने कभी मैदानी क्षेत्रों में वो प्लांट्स नहीं देखे। और वो प्लांट्स ऐसे होते हैं कि आप जितना ऊंचा उठाते जाएंगे, अपील टावर लगता है, जितना ऊंचा सर उठाते जाएंगे उतने ऊंचे दिखते जाते हैं। मतलब हमें पूरा सर ऊपर करना पड़ जाता है कई बार ऐसा होता है। बहुत बहुत ऊंचे प्लांट्स होते हैं। ये कौन सी परत होती है भाई, उद्गामी परत होती है। उद्गामी परत पे 60 मीटर तक के हमें प्लांट्स मिलते हैं। तो ये इन्होंने ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किया था वनस्पतियों का। उसके बाद आगे चलते हैं, वनस्पतियों का अलग अलग जलवायु के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी ने आई थिंक नहीं किया हुआ है। एनसीईआरटी दिखाना। ठीक है, वनस्पतियां अलग अलग हम जलवायु के हिसाब से देख लें या नहीं देखेंगे, इसमें नहीं है। ये लो, पकड़ लो। हाँ जी, जलवायु के आधार पर वनस्पतियां देख लें, 2 मिनट लगेंगे बस। ठीक, इधर देख लेते हैं। जलवायु के आधार पर वनस्पतियां देखते हैं, तो एक हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते होंगे सदाबहार वन, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। कौन से भाई, उष्णकटिबंधीय। इन सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते
कटिबंधीय वर्षावन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे हम उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़, ये हाँ ठीक है, पतझड़, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन हो गए। उसके बाद देखते हैं कंटीली झाड़ियाँ, कंटीली, कंटीली झाड़ियाँ। उसके बाद हम देखते हैं पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। एक हम देखते हैं तटीय वन जिसको हम मैंग्रोव बोलते हैं, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, ठीक है भाई, मैंग्रोव वन। ये क्या होते हैं सबसे पहले एक एक बार समझ लेंगे बहुत ही ध्यान से। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक। पहले क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बाद में समझाऊंगी। देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाएंगे। बाद में मुझे पता है सब देंगे, ठीक है। सबको समझ में आ जाती हैं चीज़ें एक ही बार में, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक, अमीर हैं सब, दिमाग से धनी बोल रहे हैं, वैसे नहीं बोल रहे हैं ऐसे उड़ना मत कि हम ऑडी भी रखे हुए हैं, ठीक, हम दिमाग के धनी बोल रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, आप किसी वन से गुजर रहे हैं, ठीक है, जो अत्यधिक घना है। स्टेटमेंट लिख देती हूँ, आप किसी वन से गुजर रहे हैं जो अत्यधिक, ठीक है, घना, ठीक। आप जिस वन से गुजर रहे हैं इसमें दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, 200 सेंटीमीटर, ये पूरी बात नहीं लिखी है वहाँ पे, उतनी जगह के हिसाब से आप लोग पढ़ लेंगे। 200 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक होती है। इन वनों में महोगनी और हाँ ठीक है, इन वनों में अधिकता, ठीक है, महोगनी है, मतलब एल्गुड जो होते हैं उसकी अधिकता है महोगनी। और एक और भी आता है एगोनी, महोगनी, एगोनी एंड एल्ब्रुस, हाँ ठीक है, रोजवुड होता है, ठीक है, ये एल्ब्रुस रोजवुड होता है, ठीक, रोजवुड की अधिकता है, ठीक है ना, रोजवुड की अधिकता है। स्टेटमेंट आपके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन क्या है, तब आप किस राज्य से गुजर रहे होंगे, तब आप किस राज्य से गुजर रहे होंगे, ये स्थितियां बताई गई हैं। और आपसे पूछा है तब आप किस राज्य से गुजर रहे होंगे। ऑप्शन 1 है आपके पास गुजरात, ठीक है, 2 है आपके पास मध्य प्रदेश, 3rd है आपके पास 3 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और 4th है आपके पास अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। राज्य ना लिखकर क्षेत्र लिख देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, क्योंकि आपको लगेगा अंडमान और निकोबार को लिख दिया तो राज्य क्षेत्र, तब आप किस क्षेत्र से गुजर रहे होंगे। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। बी है या डी है? यूपीएससी कहते हैं आंसर देना है भाई, बी और डी नहीं करना। लग रहा है, लगाना नहीं है।
पश्चिमी घाट पर होती है और उत्तर पूर्वी घाट पर होती है। ठीक है, गुजरात में वर्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन सारे स्टेटमेंट पढ़ के सारे के हिसाब से आंसर देना ना, दिखने का है मतलब। हाँ, डी आंसर से। देखो जिसको भी आंसर देना है ना, अपना प्रॉपर वे बताना है कि क्यों आंसर दे रहे हैं आप। आ जाइए आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, इसको रोक देते हैं, ये लिखा हुआ है आपके पास, ये कहीं नहीं जा रहा, हम थोड़ा समझ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात कर रहे हैं हम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दैट मींस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, वर्षा वन होते क्या है, जहां पर वर्षा क्या हो रही होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक या 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, उसमें हम सदाबहार वनों को उगाते हैं। उगाते नहीं है, ये खुद ही उगाते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं क्या क्या करना है। वर्षा कितनी देखनी है हमें, 200 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक वर्षा होगी। 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती कहाँ है, एक तो हमारा देखेंगे, आप पेनिनसुला बनाया नहीं है तो इसको ले लेंगे। देखो पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है, जो पूर्वी स्टेट में आपको पता है 7 सिस्टर्स, यहाँ पे हमने देखा कि वर्षा हमारे पास 1100 सेंटीमीटर तक हो रही थी, तो दैट मींस 200 सेंटीमीटर से मतलब अब ही वर्षा हो रही होगी। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास कहाँ वर्षा होती है, अंडमान और निकोबार में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय कंपनी है वो भी वर्षा कराती रहती है। वो किस तरीके से, क्योंकि इस महासागरों से थोड़ा सा तो स्थलमंडल है, महासागरों से स्थलमंडल की ओर चलती है और वर्षा जैसे ही ऊपर उठेंगी वर्षा क्या कर देती है, करा देती है। ठीक है ना, तो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो सदाबहार वन कहाँ पर होते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। और देखेंगे हम लोग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, रुक जाओ 2 मिनट, क्या हो गया, ये बहुत ही घने होते हैं। कैसे होते हैं, घने होते हैं, इतने घने होते हैं सदाबहार वन, क्या आप लोग देखेंगे सूर्य का प्रकाश तक पृथ्वी को छूने के लिए तरसता है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं शांत घाटी, शांत घाटी में बोला जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को कभी मतलब जो स्थलमंडल है उसको छू ही नहीं पाता, इसलिए हम उसको शांत घाटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी का जो मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या नहीं होता है, स्थल तक नहीं पहुंच पाता। ये इतने घने क्षेत्र होते हैं। सेम बात वहां लिखी गई है। आप किसी वन से गुजर रहे हैं जो अत्यधिक घना है, कैसा है, घना है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात भी क्लियर हुई, आप जिस वन से गुजर रहे हैं इसमें वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद एक और बची हुई है, इन वनों में महोगनी एंड रोजवुड के वृक्ष पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रमुख वृक्षों की अगर हम बात करते हैं तो रोजवुड, अगोनी और महोगनी ये प्रमुख वृक्ष हैं सदाबहार वनों के। क्या बात समझ आई, तीनों बातें क्लियर हुई। कौन सा क्षेत्र बैठेगा भाई, अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना लंबा है, क्वेश्चन देख रहे हैं कितनी चीजें बता दी हैं उसने, सब सारा एक्सप्लेन कर दिया उसने इसी में। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में, अगर खाली आप क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ के पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, क्या रह गया इसमें सदाबहार वनों से। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन अपना लोग कौन से वनों में है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो अपना लोग का जो एरिया है वो पतझड़ वन वाला है, पतझड़ वन वाला है। यहाँ पे वर्षा क्या होती है, अधिक नहीं होती है। या हम बात करें 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है तो हमारा काम चल जाता है। पतझड़ वनों की जब हम बात करते हैं ये अधिक घने नहीं होते हैं। और अगर हम देखें तो ऊपर वाले जो वृक्ष थे, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष थे, ये पारिस्थितिकी महत्व रखते हैं। आप लोग बताइए, जो बहुत ही घने वृक्ष होंगे उनसे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। और हम देखेंगे दूसरी चीज़ कि ये वनस्पति जो हमारे वन्य जीव होते हैं उनके क्या होंगे, उनके प्राकृतिक आवास होंगे। तो पारिस्थितिकी महत्व बढ़ा, पारिस्थितिकी महत्व बढ़ा कि ऑक्सीजन मिल रही है, पारिस्थितिकी महत्व बढ़ा कि जो वनस्पति जो भी वन्य जीव है उनके क्या है, प्राकृतिक आवास है ये। उसके बाद अगर हम देखें तो ये घने बसे क्षेत्र होते हैं, इसमें क्या होती है, जैव विविधता बहुत अधिक होती है। तो हमने एक ही चीज़ देखी यहाँ पे कि परिस्थितिकी जो महत्व है इनका अधिक होता है। दूसरा, जब हम पतझड़ वनों की बात करते हैं इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। इनमें जो प्रमुख वृक्ष हैं वो कौन से हैं, बताऊंगी कहाँ कहाँ पर है। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, देखिए साल हो गया अपने पास खड़ा हुआ है, ये सागौन हो गया। ठीक है, साल हो गया, सागौन हो गया। हम बात करते हैं नीम की, हम बात करते हैं शीशम की, हम बात करते हैं कौन सा और का, और क्या, हाँ लिप्टस, लिप्टस नहीं है, पीपल। पीपल का क्या बनाते हैं भाई, नीम और शीशम की बात करते हैं, नीम की बात करते हैं, पीपल, हाँ ठीक है, पीपल की बात कर लेंगे, सागौन की बात कर लेंगे। अपने क्षेत्र में जो भी बड़े मतलब वृक्ष मिलते हैं उन सब की बात कर लेंगे। ये सारे कैसे होते हैं, पतझड़ होते हैं।
जिनको देख करके आपको ऐसा लगे एक टाइम पर एक मौसम का एक ऐसा टाइम, एक साल का एक ऐसा टाइम होता है जो ये सारे के सारे अपने पत्ते एक साथ झाड़ते हैं, एक साथ अपने पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं। सदाबहार पर ऐसा नहीं है कि पत्ते नहीं गिराते, लेकिन आज 10 पत्तियां गिर गई तो कल 10 निकल आई, परसों 20 गिर गई तो उसके अगले दिन 30 निकल आई। तो ये कभी भी पूरा साल में ऐसा नहीं दिखता कि सारे पत्ते गिरे हुए दिखें। लेकिन जो हमारा पतझड़ वन है, इनके साल में एक बार सारे के सारे पत्ते झड़े हुए दिखते हैं और हमें ये ऐसे लगते हैं जैसे सूख गए हैं पेड़। ठीक है, जैसे पेड़ क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। आपने देखा होगा, आसपास के एरिया में सब में देखा होगा। अभी मिलते कहाँ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके ऊपर आ जाइए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पड़ोस में चलिए बिहार, बिहार से नीचे आ जाइए छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तक ये क्या होते हैं भाई, ये पतझड़ वन मिलते हैं हमें। प्रमुख क्षेत्र देख लिए, प्रमुख वृक्ष देख लिए, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियां आप सभी लोगों को पता है। प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कटीली झाड़ियां होती क्या है, सबसे पहले देखो जो मतलब पानी की मात्रा है उसको कम करने के लिए, उसकी मात्रा को कम करने के लिए, जैसे ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो ये पत्तियां, इन पेड़ों की पत्तियां किस में बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। इन पेड़ों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। कहाँ मिलेंगे आप सभी को पता है, हम गुजरात के क्षेत्र की बात करें, गुजरात में मिलेंगे। गुजरात के ऊपर जाएंगे हम लोग तो कहाँ, पंजाब में मिलेंगे। पंजाब के अलावा हम हरियाणा में मिलेंगे। आपको हिमाचल प्रदेश में मत पहुँचना, हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर्वतीय वृक्ष मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 3 क्षेत्र हमने देखे, कौन कौन से भाई, गुजरात, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, 3 क्षेत्र। और चौथा क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। यहाँ वर्षा नहीं होती है, यहाँ वर्षा नहीं होती है, ये भी बहुत ही शुष्क क्षेत्र है। ये है पश्चिमी ढाल और पश्चिमी ढाल के इस साइड में वर्षा होती है, आप सभी को पता है इस साइड में वर्षा होती है। ये है पूर्वी ढाल, पूर्वी ढाल में भी यहाँ पे इस साइड में वर्षा होती है, इस साइड में वर्षा होती है। ये वाला जो क्षेत्र बनता है, यहाँ वर्षा जो है नहीं होती है और इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश भी बोलते हैं, रेन शैडो एरिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्लास में बहुत ही आवाज सुना है, रेन शैडो एरिया मतलब जहाँ पे रेन नहीं होती है उसको शैडो बोलते हैं, रेन शैडो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी तो क्षेत्र कैसा होगा, बहुत ही शुष्क होगा। और यहाँ पे कौन से वृक्ष मिलते हैं हमें, कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। कैक्टस वगैरह इसके क्या होते हैं, कैक्टस, मोहोगनी, ये सारे वृक्ष इसके महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं। एरिया मैंने बता दिए, फटाफट आ जाइए पर्वतीय वन में। पर्वतीय वन हम जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं हमें पर्वतीय वन दिखाई देंगे। पर्वतीय वन में अगर हम देखें तो ये कौन कौन से वृक्ष हमारे देखने को मिलेंगे। पहली बात तो पर्वतीय वृक्ष मिलेंगे कहाँ, तापमान बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, कम होता है। ये 1500 मीटर की ऊंचाई से 2500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। मेन एक पॉइंट याद रखना है, 1500 मीटर की ऊंचाई से 2500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। और प्रमुख वृक्ष कौन कौन से होते हैं, चीड़ होता है, उसके बाद देवदार होता है और पाइन होता है। चीड़ के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही दुखद बात है ये। चीड़ के बारे में क्यों जानते होंगे, देखिए जब भी आप लोग किसी पहाड़ी इलाके में गए हों, क्षेत्र में गए हों, हम हमेशा नैनीताल की बात करते हैं क्योंकि अपन लोग का अभी तक जो मतलब क्षेत्र बोले, मतलब जो हमारे कब्जे में आ सकता है वो नैनीताल ही है। ठीक है ना, तो नैनीताल पे जब आप जाते हैं तो चीड़ के वृक्ष देखने को मिलते हैं आपको दोनों साइड, खाइयों में भी और ऊंचाई पर भी। चीड़ के वृक्ष होते कैसे, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। एक सीधी लकड़ी के बाद कई सारी शाखाएं होती हैं और शाखाओं पर महीन, बिल्कुल ऐसे महीन महीन ग्रीन कलर की उनकी पत्तियां होती हैं। उसमें चीड़ के जो फ्लावर्स होते हैं वो लगे होते हैं, वो लकड़ी के ही फ्लावर्स होते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। याद आया, वो लकड़ी के फ्लावर्स हमारे घर में शो के लिए हम लोग लगाते हैं। मेरे घर में भी एक बड़ा सा बंच है लकड़ी का, इतना बड़ा बना हुआ, वो चीड़ का है। हम भी नैनीताल गए थे तो लेके आए थे। ठीक है ना, तो वो नैनीताल में ही मिलते हैं मोस्ट ऑफ द। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वो हमें मिल जाते हैं। ठीक, ये बात थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो वृक्ष है ये शंकुधारी होते हैं। कैसे होते हैं, शंकुधारी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि शंकुधारी क्यों होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ बर्फ गिरती है, वर्षा नहीं होती है, वहाँ क्या गिरती है, बर्फ गिरती है। और अगर बर्फ हमारे पेड़ों पर गिर जाए, इन वालों पे जो इस तरीके के होते हैं, जो बिल्कुल ढके होते हैं, और बर्फ गिर जाए और 10 दिन तक बर्फ इसकी रुकी रहे तो पूरा पेड़ सड़ जाएगा। वो शंकुधारी होते हैं तो बर्फ गिरती है और वैसे ही ठहर नहीं पाती है और नीचे गिरती चली जाती है। थोड़ी बहुत देर के लिए अगर ठहरती है और जैसे ही तापमान थोड़ा सा इंक्रीज होता है, जैसे ही पिघलती है वो सारी नीचे आ जाती है। इसलिए ये हमारा जो मतलब मानसून होता है या फिर जलवायु के आधार पर हमारे वृक्ष क्या है, वनस्पतियाँ क्या है, अपने अपने शेप को धारण कर लेती हैं। सबका अपना अपना शेप है। एक लास्ट बचा है हमारे पास, कौन सा,
होते क्या है, हाँ मैंग्रोव भी बचा होगा, जो हम तटीय वन भी बोलते हैं, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं भाई, ये खारे समुद्र के जल में भी उगते हैं। मैंग्रोव वन क्या है, खारे समुद्र के जल में भी उगते हैं। कहाँ मिलते हैं, सुंदरबन के डेल्टा पर मिलते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, सुंदरबन डेल्टा पर मिलते हैं। और अंडमान एंड निकोबार के तटीय क्षेत्रों में भी मैंग्रोव वन की मतलब वनस्पति पाई जाती है। इसका प्रमुख वृक्ष कौन सा है, सुंदरी, प्रमुख वृक्ष कौन सा है, सुंदरी, और उसी के नाम पर सुंदरबन डेल्टा का नाम रखा गया है। लेकिन याद रखें ये सुंदरी वो नहीं है जिसको देखकर आपको कुछ कुछ होता है, ये सुंदरी वो सुंदरी है कि आपकी जान ले सकती है। बात क्लियर हो रही है, ये सुंदरी कौन सी है, ये जो वृक्ष होते हैं, कहा जाता है अगर इसमें कोई फंस गया तो जान का बहुत बड़ा खतरा होता है और कई बार लोग मर ही जाते हैं। इन वृक्षों में फंसने के बाद लोगों की मतलब बचे हैं, ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने बताया भी था शायद पहले भी कि मैंग्रोव वन जो होते हैं इनकी जड़ें भी, जो जड़ें होती हैं इनकी, वो जड़ें नीचे नहीं होती हैं, इनकी जड़ें नीचे मिट्टी से ऊपर आती हैं और स्थल पर ही इनकी जड़ें होती हैं। और ऐसी जड़ें होती हैं इतनी हार्ड कि अगर इन पे पैर रख जाए तो आपके पैर से बीच से निकल आएंगे, ठीक है, सुई से भी ज़्यादा हार्ड होती हैं। जो पैर अगर इन पे रख गया, इनकी जड़ों पे अगर ये ऊपर उठी हुई हैं तो एकदम कांटा, जो मोटा वाला कांटा होता है, आपके पैर को फाड़ कर ये बाहर निकल सकती हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग कितनी भयानक है ये, कितनी भयावह वनस्पति है ये। तो नाम क्या है, सुंदरी है, तो नाम पर नहीं जाना है, नाम पर नहीं जाना। वो कहते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, हाँ, तो नाम पर भी नहीं जाना है और ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये सुंदरी अगर बुलाए भी, देखने में अच्छी लगे दूर से, लेकिन आपको क्या करना है, जाना नहीं है, वरना क्या हो सकता है, आप बाहर निकलेंगे किसी को पता भी नहीं है। तो ये अपनी वनस्पतियाँ थी भाई, इसकी प्रमुख वनस्पति देख ली हमने, प्रमुख क्षेत्र देख लिए, कहाँ कहाँ पे मिलेगी, सुंदरबन डेल्टा पे मिलेगी। एक छोटी सी, बहुत ही छोटा सा मतलब हम देखें तो डेफिनेशन था, अभी हम बहुत आगे बड़ी बड़ी चीज़ें भी पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्षेत्र में भी जहाँ पे भी मिलेंगी जो भी वनस्पतियाँ, वो भी हम पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू था एक तरीके से, जो हमारा एनसीईआरटी में था भी नहीं, लेकिन एक बार देख लिया आप लोगों ने तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि ये जो वनस्पतियाँ हैं इनका उपयोग क्यों, मतलब क्या, मतलब उपयोगी क्यों है हमारे लिए। तो एक बात देखिए, थोड़ा सा दिमाग चलाया करो, अगर मैम कुछ बोल रही है तो हम भी अपना दिमाग चला सकते हैं कि वनस्पतियाँ हमारे लिए क्यों उपयोगी है। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन देती है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये उनको क्या कर लेती हैं, अब्सॉर्ब कर लेती हैं, मतलब ये उनका अवशोषण करती हैं। हम उन जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये उसको क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरी, हमें ये क्या करती है, ये जो मृदा होती है उसको बांधे रखती है, मृदा को क्या करती है, बांधे रखती है। ये मृदा का अपरदन नहीं होने देती, मृदा का अपरदन नहीं होने देती। अपरदन का मतलब होता है ये मृदा का कटाव नहीं होने देती, मृदा का कटाव नहीं होने देती। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से कभी चीज़ें की होंगी, घर में कोई गमला होता है, आपका गमला, वो टूट जाता है, उसमें कोई पेड़ लगा हुआ था और वो गमला टूट गया, आप उस गमले को शेप में आ गया है, वो प्रॉपर शेप में है, आप उस पेड़ को फेंकना नहीं चाहते, आपने उठा करके उसको साइड में रख दिया और आप हर दिन उसको पानी देते हैं और वो पेड़ चल रहा है आज भी और उसका शेप भी बरकरार है। उसी तरीके का एक मिट्टी का डेला आप उसके पास में रख दीजिए, आप उस पर डेली पानी दीजिए, वो एक टाइम के बाद घुल जाएगा, लेकिन जो गमला था आपका वो गमले के शेप में बरकरार रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो जड़ें हैं, आपके जो प्लांट है उसकी जड़ें उसको क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे हुए हैं, उसका अपरदन नहीं होने देती। क्लियर है? तो कहा जाता है जो पुल के तट हैं उन पर तटबंध बनाए जाते हैं। तटबंध मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा पुल के तटों पर कट्टे में मिट्टी या बजरी रख रख के वो बड़े बड़े मोटे मोटे तारों से बांधते हैं, वो तटबंध होते हैं ताकि जो नदी है वो क्या ना करे, तटों को काटे ना, मतलब इधर उधर ना फैले, इसलिए तटबंध बनाए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है उन तटबंधों से ज़्यादा अगर कोई मतलब इफिशिएंसी रखता है तो वो हमारे वृक्ष हैं, अगर वृक्ष लगा दिए जाएँ तटों पर तो वो मिट्टी का कटाव नहीं होने देंगे। जबकि तटबंध कई बार हमारा जब तेज़ बाढ़ आ जाती है नदियों में वो बह जाते हैं। बात समझ आ गई? दूसरी चीज़, आपको नॉर्मल कॉमन वाली बातें सबको पता होती हैं कि जो वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, वो क्या क्या करती हैं। जैसे हमें ईंधन देती हैं, ईंधन देती है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हमें देखने को मिलती हैं वो हमें किससे मिलती हैं भाई, किससे मिलेंगी? जड़ी बूटियाँ जो हम निकालते हैं सारी वनस्पतियों से निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो शहद मिलता है हमें, गूंद मिलता है हमें, या फिर हम बात करें कुछ भी जो हम खा रहे हैं, फ्रूट्स की बात कर लें आप, चाहे वेजिटेबल की बात कर लें, ये सारी किससे मिलती हैं? वनस्पतियों से ही मिलती हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें तो याद रहेंगी, उपयोगिता तो याद ही रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन्य प्राणी की बात हुई है, सर बहुत देर से बात करें, लेकिन वन्य प्राणी इसको खत्म कर देते हैं, क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। वन प्राणी की बात हुई है, वन प्राणी क्या है? अगर हम देखें तो वन प्राणी जो वनस्पतियों में, जो वन
सही बोल रही थी, एशियाई शेर जिसको हम बब्बर शेर बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कच्छ का रन। कच्छ का रन, कच्छ कौन सा है भाई? ये आप सभी लोगों को पता है, ये वाला जो एरिया है कच्छ का रन, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का रन है। कच्छ का रन में क्या मिलता है भाई? जल्दी बताओ, हाँ जल्दी जल्दी। हाँ सही था, जंगली गधा ही है। कच्छ के रन में क्या मिलेगा? जंगली गधा मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है राजस्थान में क्या मिलता है? ऊंट मिलता है। जो इन्होंने डिफाइन किया मैं बस उतना बता रही हूँ। राजस्थान में क्या मिलता है? ऊंट मिलता है। उसके बाद हिमालयी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हिम तेंदुआ हो गया, जंगली बकरी हो गई, ये सब हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। एक चीज रह गई है, असम में हाथी और एक सींग वाला गेंडा मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? तो असम में मिलता है, और हाथी भी मिलता है। और हाथी के बारे में बताया कर्नाटक और केरल में भी हाथी पाए जाते हैं। इतनी बात थी, बस काफी है। अनेक जो सर्प होते हैं उनकी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। सर्प क्या है? कौन कौन से सर्प जो हमारे इंडिया में मिल जाते हैं? कौन कौन से हैं? कोबरा और दूसरा करैत। ये सर्प हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब तुम लोग का क्या काम है? इस एनसीईआरटी से निशान लगाओ। एनसीईआरटी से जो तुम लोग का काम है उसमें निशान लगाओ। एक चीज और बता दें उसके बाद निशान लगाना। जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है ना, अक्टूबर का फर्स्ट वीक उसको किसके लिए बनाते हैं? आप नहीं बताओगे? वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाते हैं, और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, ताकि हम उसकी मतलब क्या कर सके, थोड़ी जागरूकता फैला सके, इसलिए मनाया जाता है। आइए, वन्य जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए, वन्य जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, पशु विहार बनाए गए हैं, जीव मंडल और आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। चारों चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्या नेशनल पार्क होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं, इनमें क्या क्या सिक्योरिटी दी गई है नेशनल पार्क में। कल आप सभी को पता होना चाहिए। हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हुई है तो जो भी वर्क है हमारा कंप्लीट होना चाहिए। नेशनल पार्क के बारे में आपको कल पता होना चाहिए कि क्या क्या सिक्योरिटी है और किन किन के लिए ये बनाए गए हैं और क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। रेड डाटा लिस्ट है, वो नेशनल पार्क से क्या देती है, क्या लेती है, क्या सीन है। उसके बाद देखेंगे पशु विहार क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से पशुओं को रखा गया है, बाहर के लोगों को अलाउड किया गया है या नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जीव मंडल और आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, सारे पता होना चाहिए। दूसरी चीज, बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना चलाई गई है। क्या है ये बाघ परियोजना, ये आपको पता होना चाहिए। बाघ परियोजना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद बात की गई है हस्ती परियोजना। ये हस्ती परियोजना क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। कल ये सारे काम आप लोग कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। कल बाकी का डिस्कस कल करेंगे, क्या था क्या नहीं था, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हुई। समझ में अगर नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा सा लग रहा हो तेज जा रहा है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग कहते हैं कि मैम बहुत तेज दौड़ती हैं, हम पकड़ ही नहीं पाते। तो अगर आपको लग रहा हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है ना, क्योंकि आप बताओगे तो मैं आपको क्या करूँगी, आराम से थोड़ा सा आराम से चलेंगे। नहीं बताओगे तो फिर क्या होगा, जाकर के शिकायत लगाओगे विकास भवन में। विकास भवन 4 दिन के बाद मेरे ऊपर कुछ कार्यवाही करेंगे, उसके बाद वो मुझे बताएंगे और फिर मैं